चांदी का जूता बालशौरी रेड्डी। पाठ 11। चांदी का जूता। चांदी का जूता पाठ 11। इस व्यंग परक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल समस्या पर करारा व्यंग किया है। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग और सुंदर क्यों ना हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग किया है। चांदी का जूता एक तरफ धन लोलुपता का प्रतीक है तो दूसरी ओर व्यक्ति के स्वाभिमान पर प्रहार का। चांदी के जूते को शोकेश में सजाए रखने से घर की शोभा बढ़ती है, लेकिन लेखक द्वारा उसे अपने संवेगों में जोड़ने और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने में उन्हें असह्य पीड़ा होती है। बालशौरी रेड्डी द्वारा रचित सामाजिक व्यंग कथा चांदी का जूता सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक दशाओं के बीच सहसंबंध स्थापित करने की रोचक व्यंग कथा है, जिसमें एक परिवार के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा पर करारा व्यंग किया गया है। प्रस्तुत पाठ का मूल संकल्पना छात्र में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ का जो उद्देश्य है छात्रों में सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है। दूसरा विशेष उद्देश्य छात्रों को इस जीवन सत्य से परिचित कराना है कि विवाह जैसे मामले में पुत्र वधू के गुण का सम्मान किया जाना चाहिए, व्यवहार कुशल होने का प्रेरणा देना, मेजबान और मेहमान का अंतर समझकर व्यवहार करना, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को विधिवत पालन करने की प्रेरणा देना जिससे सामाजिक शांति बनी रहे आदि इस पाठ का उद्देश्य है। आप संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राय को देखकर मेरी बाछें खिल गईं। एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। तो ये दोनों मित्र बहुत दिन बाद कहीं मिले हैं। दूसरे दिन प्रातः मित्र को न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस प्रकार किया मानो वह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। अल्सेशियन सोनी कि उनका जो पेट डॉग होगी उसके लिए उन्होंने कहा है। बाथरूम से सर पहुंचते हुए वेंकटेश्वर राय सीधे बैठक में आ पहुंचा, पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। शयन कक्ष बेडरूम। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा। अलंकार प्रियता सजावट के जो उनको प्रिय था, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी यानी सज रही थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राय कैसा लापरवाह रहा करता था, आज उसकी रुचि से ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हो गया। वह सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही ना थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देखकर मैं हार मान चुका था। यानी जब उसका मित्र उसके साथ हॉस्टल में पढ़ता था तब वो बहुत लापरवाह था, लेकिन अब बहुत व्यवस्थित हो चुका है। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम में बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा। ये उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है कि मतलब सफाई सुथराई सजावट उसकी पत्नी की रुचि उसमें होगी। वह रमा तो सौंदर्य की आराधिका रही होगी। आराधिका का मतलब है पुजारिन, पूजा करने वाली रही होगी। सौंदर्य सुंदरता। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए जो हमारे घर आए हैं, रमा एक सांस में कह गई। रमा वेंकटेश्वर राव की पत्नी। मैं ब्लिट्स को तिपाई पर रखते हुए
दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर उत्तर प्रश्न का उत्तर देना प्रत्युत्तर। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतज़ार किया। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो मैं चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझे दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मुहावरा है कि जिसकी गलती है वही बिना गलती वाले को डांट रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किश्त में ही कार्ड आपको पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राय ने अपनी बहू का परिचय कराया। ये सीमा है, मेरी पुत्रवधू। जानते हो, इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है, विश्वविद्यालय भर में प्रथम आई है, इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वह पदक तो दिखाओ। जो उस लड़की को पदक मिला है वो दिखाने के लिए कह रहे हैं। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पे लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। वह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है, कहती है मैं डिलीट भी करूँगी। मुझे डर है कि रात दिन जागने से बहू की तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। भाभी, तभी कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं, लोग क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। रमा, झूठ बोलने की हद होती है, ये पराये थोड़े ही हैं। यार, असली बात यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है। मैंने 1-2 नौकर रखे भी, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर इसने भगा दिया। वेंकटेश्वर राव ने कहा, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो? पति पत्नी में बहस हो रही है। तुम्ही ने एक दिन नौकर को किसी काम का नहीं बताया, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता? कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम ही। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या पड़ी है हाथ जलाने की? रमा खींच उठी। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है? भाभी का भी समय कटेगा, तुम लोगों को भी बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वे स्वयं खाना बनाने को तैयार हैं तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो? समझाते हुए उसने कहा, अगर तुम खुद खाना बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वह 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोई के पीछे खर्च करने में क्या अर्ज है? जिस समय की कहानी है उस समय 600 रुपये बहुत होते होंगे। अगर अशिक्षित बहू घर में आती तो क्या होता? मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, वे 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू घर लाए हैं। वह रानी की तरह बैठी रहती है, परोसने का काम तक नहीं करती। कोई उससे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसके लिए 50,000 रुपये नहीं दिए कि मैं आपके घर में बेगारी करूं। बेगारी करना, मजदूरी करना। वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक भी मिनट आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि हम खुशकिस्मती थी कि ऐसी बहू हमें मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से ना रहा गया। वह तन कर बोली, मैं ही चाकरी करने के लिए पैदा हुई हूँ ना। मेरे बाप दादे जमींदार थे, हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ? बस उनको सहन नहीं हुआ कि उन्होंने बहू की ज़्यादा तारीफ कर दी, तो रमा जो उनकी पत्नी थी उनसे सहन नहीं हुआ और अपने मैके की तारीफ करने लगी। बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो।
नहीं मत कहो, वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। राव ने एस्ट्रेस लाकर तिपाई पर रख दिया। मेरी उत्सुकता जगी। वह चांदी का बना था, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था। इस किस्म का मैंने पहली बार देखा था। मैंने पूछा, यार तुमने कहाँ से खरीदा? राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गए। फीकी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। दार्शनिक फिलोसफर की तरह एकदम से गंभीर हो गए। दोस्त, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, ये एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। अविस्मरणीय, कभी ना भुलाने योग्य। तुम जानते हो, हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी कि हम भूल कर भी दहेज न लेंगे। ये भी जानते हो, हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र सुरेश का विवाह का प्रश्न उठा, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती जी को वह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर में अनेक बार परिक्रमाएं की, चक्कर लगाए, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। दक्षिणा पर प्रसन्न यानी कि जो वो लोग दहेज दे रहे थे, उस दहेज को से संतुष्ट नहीं थी। आखिर मैंने ये रिश्ता तय कर लिया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर थे। उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिलेगी। आखिर ना मालूम कि उनके कानों में भनक पड़ गई कि सीमा के पिता बड़े भद्र पुरुष हैं। भद्र पुरुष मतलब आदर्श और अच्छे व्यक्ति हैं और ईमानदार है। उन्होंने रिश्वत नहीं ली, इसलिए वे विवाह ठाठ से तो करेंगे, किंतु दहेज में एक भी पैसा न देंगे। जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं, तो दक्षिणा क्यों चुकाएं? मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज में मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी थी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। हालांकि वेंकटेश्वर राव को दहेज नहीं चाहा था, लेकिन उनकी पत्नी को दहेज का लालच था। आखिर मैं बेवश हो गया। झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में वह बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब, कई लोग 1-2 लाख रुपए के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए, लेकिन मैंने उन सब रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य, सुशील और सुंदर देखना चाहता था, लेकिन मेरी श्रीमती कुछ और सोचती हैं। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। ये शब्द कहकर मैं घर लौट आया। वे भले मानुष थे, मुझ पर नाराज भी नहीं हुए, लेकिन मैं घर लौट कर रमा को सूचना दी कि अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी, तुम फिक्र मत हो। विवाह के दिन तक रोज वह मुझे तंग करती कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि 50,000 रुपये का दहेज मिलने पर ही हम आपकी कन्या को ब्याहेंगे। मैंने एक सप्ताह बाद सुना कि सीमा के पिता ने राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को अपने घर बुलाया था। राइस मिल्स एसोसिएशन में कन्या के लिए एक बहुत बड़ी का बर्तन भेंट किया है। वही बर्तन हमें दहेज में प्राप्त हुआ। मेरी श्रीमती जी ने विवाह संपन्न होने के लिए बर्तन लेकर कमरे में सुरक्षित रख दिया। मुझे अलग से बुलाकर बर्तन का ढक्कन खोला। उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। नोटों के बंडल से भरा वह बर्तन भरा हुआ था। रमा ने सारे बंडल जमीन